नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडी, आपके साथ मैं हूं प्रतिभा मिश्रा। क्या मुसलमान महंगाई बढ़ाता है? आप कहेंगे क्या बकवास कर रहा है, तो हम कहेंगे ये बकवास नहीं है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा का बयान है। जब उनसे पूछा गया कि असम में महंगाई क्यों है, तो उन्होंने कहा कि मियां भाई की वजह से है। पहले आप ये बयान सुनिए जरा। আজি যে আজমলেও আমাক ইটিকিং কৰিব পৰা হল, সেইটো আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰাতকৈ আপোনালোকৰ গাত বিন্ধিব লাগিব, মোৰ গাত বিন্ধিব লাগিব। আৰু অসমীয়া লৰাবিলাকে এই কামবিলাক আজুৰি ল'ব লাগিব, কাজিয়া কৰি নহয়, প্ৰতিযোগিতাৰে। 200 জন ড্ৰাইভাৰ যদি আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ, উজনিৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা আহে, মধ্য অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা আহে, গুৱাহাটী আমি ক্লিন কৰি দিব পাৰোঁ। ফ্লাইঅভাৰৰ তলত যিমান চব্জি বেপাৰ আছে আমি বেপাৰ কৰিব পাৰো। এতিয়া আপোনালোকে চব্জিৰ দাম লৈ মোক প্ৰশ্ন কৰে, সাধাৰণ কি হৈ আছে? মিয়া বেপাৰীবিলাকে ইয়াততো দামটো বেছি লৈ আছে। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ফ্লাইঅভাৰ মই খালী কৰিলো, গুৱাহাটীৰ মই গোটেই ফুটপাথ খালী কৰি দিম, অসমীয়া মানুহখিনি ওলাই আহক। सुना आपने, मियां लोग महंगाई बढ़ा रहे हैं। असम के सीएम को एक उपनाम भी मिला है, हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय। अभी बीजेपी में है, इससे पहले कांग्रेस में हुआ करते थे। अब इनके बयान को ध्यान से सुने तो उसमें कुछ बातें प्रमुख हैं। अब आपके सामने वो बातें हम रख देते हैं। उनके बयान में 3 चीजें की बात अगर जिक्र करें, 3 वर्ड्स खास तौर पर, महंगाई आपने सुना होगा, साथ ही साथ आड़ती आपने सुना होगा, और आपने सुना है मुसलमान। तो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इनका ये बयान जो इनकी तरफ से दिया गया है, और इसमें इन्होंने तीनों ही बातों का जिक्र किया है। महंगाई पर उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने जवाब में आड़ती कहा, मुसलमान कहा। तो सवाल यह है कि क्या मुसलमान महंगाई के लिए जिम्मेदार है? क्योंकि उनके बयान से तो कुछ इसी तरीके से लग रहा है, क्योंकि उन्होंने सवाल इसी तरीके से उठाए। कहा है, सवाल उठता है कि महंगाई से मुसलमान का रिश्ता कैसे जुड़ता है या कैसे जोड़ा जा सकता है, या हिमंता बिस्वा शर्मा किस इकोनॉमिक्स के आधार पर ये बात कह रहे हैं। तो यहां मैं आपको एक सप्लाई चेन के बारे में ही जल्दी से बता देती हूं। किसान फसल पैदा करता है, फसल लेकर वो मंडी में आता है, मंडी में वो खुद भी बेचता है, और अगर माल ज्यादा है तो उसे बाजार में बैठे आड़तियों को बेच देता है। आड़तिये फसल जमा करते हैं, इसे आगे होलसेल को बेच देते हैं, होलसेल वाले इसे रिटेल को बेच देते हैं, और रिटेल से ये ग्राहक के पास पहुंचता है। मतलब किसी प्रोजेक्ट के किसान से अंतिम ग्राहक तक पहुंचने के दौरान बीच में जितने भी लोग आते हैं वो उत्पाद में अपनी लागत और मुनाफा जोड़ते जाते हैं। नतीजा, किसान जिस चीज को 1 रुपए में बेचता है वो ग्राहक के पास 10 रुपए में पहुंचती है। अब ये जो 1 रुपए से 10 रुपए तक का फर्क होता है वही चीज को महंगा कर देता है। और इसी पर आज हम बात भी करने वाले हैं, बहस भी करने वाले हैं। लेकिन कुछ महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले इस बीच आपके सामने रखना बहुत जरूरी हो जाता है। सप्लाई चेन में ज्यादा प्लेयर्स का होना भी पॉलिसी लेवल डेफिशिएंसी है। मतलब सरकार की जिम्मेदारी है कि वो सुनिश्चित करे कि किसान के उत्पाद और ग्राहक के बीच लोगों को कम से कम करे, क्योंकि सप्लाई चेन में जितने ज्यादा कैरेक्टर होंगे दाम उतने ही बढ़ेंगे। तो ऐसे में सवाल यह है कि महंगाई कैसे रुकेगी? किसान, उत्पाद और ग्राहक के बीच कम से कम लोग होंगे तो महंगाई को कंट्रोल किया जा सकेगा, महंगाई को रोका जा सकेगा। तो सरकार की कमजोरी, और इस पर टारगेट पर कौन है? मुसलमान, उन्हीं पर निशाना साधा जा रहा है। इस पर पूरा सच जानने की कोशिश आज हम अड़ी में करेंगे, और मेरे साथ इस ट्रुथ मिशन में बेहद खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। बता दें, तस्लीम अहमद रहमानी साहब जो कि अध्यक्ष है मुस्लिम पॉलिटिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अमन अग्रवाल, डीन है भारतीय वित्त संस्थान के, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इकोनॉमिस्ट हैं, आपका स्वागत है। प्रोफेसर संगीत कुमार रागी, आप उन्हें देख रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, वो हमारे साथ हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। प्रमोद स्वामी, प्रवक्ता है असम बीजेपी के, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुंवर उमर मोनिस, राष्ट्रीय अध्यक्ष है मुस्लिम व्यापार मंडल के, उन्होंने भी हमें ज्वाइन कर लिया है। आप सभी का भी मैं एक एक कर रुख करूंगी ताकि हम इस चर्चा में आगे बढ़े और सवालों का सिलसिला शुरू करें। लेकिन उससे पहले बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दर्शकों तक हम पहुंचा देते हैं। झूठ को भेदने वाले तीर चले उससे पहले 2 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूं। पहली बात है महंगाई की परिभाषा। इंग्लिश में इन्फ्लेशन और हिंदी में महंगाई का बहुत ही आसान और सीधा सा अर्थ है वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों का बढ़ जाना। महंगाई का दूसरा मतलब यह भी है कि रुपए की कीमत में कमी आ जाना। यानी एक तरफ महंगाई से वस्तुओं और सेवाओं की कीमतें बढ़ जाती हैं तो दूसरी तरफ रुपए की कीमत
कम हो जाते हैं। आइए इसे एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जून महीने में टमाटर का भाव यानी उसकी कीमत 20 रुपए किलो थी। आज टमाटर 150 रुपए किलो में मिल रहा है। हम आपसे पूछेंगे कि टमाटर का रेट एक महीने में 20 रुपए से 150 रुपए क्यों और कैसे हो गया, तो आपका सीधा जवाब होगा कि टमाटर का भाव महंगाई की वजह से बढ़ा है। अब महंगाई के कारण रुपए की कीमत कैसे कम हो जाती है उसे भी समझ लीजिए। एक महीने पहले आप 100 रुपए में 5 किलो टमाटर खरीद रहे थे, लेकिन आज उसी 100 रुपए के नोट में आपको आधा किलो से थोड़ा ज्यादा टमाटर मिल रहा है। इसका मतलब है कि एक महीने पहले 100 रुपए की जो कीमत थी वो आज बहुत कम हो गई है। यानी 100 रुपए का नोट वही, लेकिन टमाटर के भाव के लिहाज से उसकी कीमत कम हो गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इसको लेकर किस तरीके से यहाँ पर सियासत भी हो रही है। अब महंगाई में दो शब्द होते हैं, सप्लाई और डिमांड। सप्लाई ज्यादा हो और डिमांड कम हो तो दाम कम, महंगाई कम। डिमांड ज्यादा हो और सप्लाई कम तो दाम ज्यादा यानी महंगाई ज्यादा। और इसको भी हम ग्राफिक्स की मदद से बहुत आसानी से आपके सामने रख रहे हैं, पूरी जानकारी आपके सामने, ताकि इस पर आगे विस्तार से हम चर्चा भी कर सके। अब एक बात और, सप्लाई और डिमांड दोनों ही जगह आर्टिफिशियल तरीके से डिमांड और सप्लाई को घटाया और बढ़ाया भी जाता है। इसके टूल हैं जमाखोरी, कालाबाजारी, मुनाफाखोरी। और ये कौन कर सकता है? ये बाजार के प्लेयर कर सकते हैं, जिसमें से एक आड़तीय भी होते हैं। ये समझना भी आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बता दें आपको, भारत में दो तरह की महंगाई होती है, एक रिटेल यानी खुदरा और दूसरी होलसेल यानी थोक महंगाई होती है। खुदरा महंगाई दर आम ग्राहकों की तरफ से दी जाने वाली कीमतों पर आधारित होती है। इसको अर्थशास्त्र की भाषा में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI भी कहते हैं। वही होलसेल प्राइस इंडेक्स यानी थोक मुद्रास्फीति का अर्थ उन कीमतों से होता है जो थोक बाजार में एक कारोबारी दूसरे कारोबारी से वसूलता है। ये कीमतें थोक में किए गए सौदों से जुड़ी होती है। देश के आम लोगों के लिए खुदरा महंगाई मायने रखती है। ऐसे में आपको बताते हैं खुदरा महंगाई तय कैसे होती है। इसके लिए सरकार एक बास्केट की मदद लेती है। महंगाई नापने के लिए सरकार 12 कैटेगरी में 753 तरह की वस्तुएं और सेवाएं, इसमें घर, भोजन, मनोरंजन, परिवहन, घरेलू सामान, सेवाएं, शराब, तंबाकू, स्वास्थ्य बीमा, वित्तीय सेवाएं, शिक्षा, कपड़े, जूता, चप्पल और संचार सुविधाओं की कीमतों के हिसाब से CPI यानी खुदरा महंगाई तय करती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें मुसलमान या हिंदू कोई पैमाना नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है जो सामने आपके हम रख रहे हैं। अब मैं आपको दूसरी चीज भी बताना चाहती हूं। जब हम फिलॉसफी की पढ़ाई करते हैं तो हमें बताया जाता है कि हाउ टू नो यानी किसी चीज को सही तरीके से कैसे जाने और किसी चीज को सही तरीके से जानने में दिक्कत कैसे आती है। हमारे दिमाग में गलत जानकारी को पकड़ने के लिए एक टूल होता है फैलेसी। ये क्या बला होती है, इसको एक तरीके से हम आपको समझाने वाले हैं। तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं हम दो तरीके की। ये देखिए, मेज के 4 पैर होते हैं, बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, इसलिए मेज बिल्ली है। अब दूसरी तस्वीर देखिए, बाजार के आड़तीय महंगाई बढ़ाते हैं, आड़तीय मुस्लिम भी होते हैं, इसलिए मुस्लिम महंगाई बढ़ाते हैं। आप समझ रहे हैं यहाँ पर मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूँ? क्योंकि कुछ ऐसा ही लॉजिक आज असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के बयान में झलकता है। यही लॉजिक तो देने की कोशिश की जा रही है। चलिए सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले प्रमोद स्वामी जी, मैं आप ही का रुख करना चाहती हूँ। बताइए सर, यही लॉजिक तो देने की कोशिश की गई है यहाँ पर, जैसे कि मेज के 4 पैर, बिल्ली के 4 पैर, वैसा ही लॉजिक यहाँ पर नजर आता है। मुसलमान महंगाई बढ़ाते हैं। देखिए, उन्होंने जो बातें कही वो आसामी में कही और उनको आपने कैसे ट्रांसलेट किया है ये आप जाने, लेकिन मैं यहाँ कुछ बातें स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ जो मियाँ शब्द का प्रयोग जो किया गया है, तो आसाम में 2 तरह के मुस्लिम भाई हैं हमारे। एक जो इंडिजिनियस असमीज पीपुल्स है वो अलग हैं, और एक जो बांग्लादेशी मूल के जो लोग यहाँ आकर के जो बसे हैं वो लोग अलग है। एक संदर्भ में, किसी संदर्भ में एक पत्रकार ने बदरुद्दीन अजमल साहब की किसी बात के ऊपर में जब CM साहब से जब सवाल किए तो उन्होंने कहा कि हमारे जो लोकल जो असमीज लोग हैं वो लोग सब्जी के व्यापार में
और जो गाड़ी चलाने के व्यापार में, इन व्यापार में हमारे लोकल लोग नहीं है, तो इनको प्रतिस्पर्धा मूलक भावना के साथ में इन क्षेत्रों में भी आगे आके काम करने की आवश्यकता है। और ये जो क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में आज जो गुवाहाटी में जो सब्जी बिक्री की जाती है, वो मूल रूप से जो मियाँ व्यापारी है उनके दखल में है। तो वो लोग जो कीमतें जो बढ़ा रहे हैं उसके लिए वो लोग रेस्पॉन्सिबल है, क्योंकि जो गांव में है इन सब्जियों की कीमत उतनी नहीं है, लेकिन ये लोग आकर के गुवाहाटी में जो सब्जी बिक्री करते हैं तो वो मनमानी भाव से बिक्री करते हैं, क्योंकि उनकी वहां मोनोपोली है। अगर हमारे इंडिजिनियस असमीज पीपुल बा इंडिजिनियस अगर मुस्लिम पीपुल अगर वहां अगर सब्जी बिक्री करने के काम में या उबेर ओला चलाने के काम में या ट्रक गाड़ी चलाने के काम में अगर वो लोग अगर इस तरह के जो कारीगरी के काम जो है कह रहे हैं कि भाषा के फेर में यहाँ हेर फेर हो गई है। ठीक है प्रमोद जी, जो बाजार ठीक है प्रमोद जी, अभी चर्चा बहुत लंबी होनी है। प्रमोद जी, अभी चर्चा बहुत लंबी होनी है। आपने कहा यहाँ भाषा के फेर में हेर फेर हो गई, लेकिन मुसलमान महंगाई बढ़ाता है। असम के सीएम के इस बयान पर दरअसल AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी तीखी प्रतिक्रिया दी है। पहले वो सुनवाते हैं। नहीं, इनको तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए और पूरे विश्व के इकोनॉमिस्ट को उनसे जाकर सीखना चाहिए कि जब कीमतें बढ़ती हैं तो किसके ऊपर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। तो जाहिर है जो लोग PhD की डिग्री ले रहे हैं उनको सब छोड़ के आसाम के मुख्यमंत्री के पास बैठकर सीखने की ज़रूरत है। मगर ये जो है ना, भारत में हमारे देश में एक मिजाज बन चुका है कि हर चीज़ की ज़िम्मेदारी मुसलमान पर लगा दो और मुसलमान को ख़तरा दिखाओ, चाहे उसका हिजाब हो, चाहे उसका हलाल गोश हो, या मस्जिद हो, या उसका कल्चर हो। अब हद ये हो गई कि बंगाली ज़बान बोलने वाले आसामी मुसलमानों को ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं। तो ये इनका ये मानसिकता है आसाम के मुख्यमंत्री की, इनकी नफ़रत को उजागर करता है। तो ये कहूँगा कि कल अगर किसी आसाम के गांव में मुर्गी सुबह 4 बजे नहीं पुकारेगी तो बोलेंगे मियाँ यहाँ से गया था। अगर कोई गाय और भैंस दूध नहीं देंगी तो बोलेंगे मियाँ यहाँ से गया था। तो ये रुकने वाला नहीं है। बीजेपी का एजेंडा क्लियर है। तो असदुद्दीन ओवैसी का बयान हमने आपको सुनवा दिया। प्रोफेसर संगीत रागी, यहाँ पर जो है बीजेपी की प्रवक्ता, वो तो ये कह रहे हैं कि भाषा के फेर में हेरफेर हो गई। असदुद्दीन ओवैसी को भी आपने सुन लिया कि किसी दिन मुर्गी बांग देना छोड़ देगी तो उसका आरोप भी मुसलमानों पर लगा दिया जाएगा। मुसलमानों से इतनी प्रॉब्लम क्यों है? हर चीज़ का आरोप मुसलमानों पर। अब महंगाई की भी लिए जिम्मेदार मुसलमान ही क्यों? देखिए, पहली बात तो मुसलमान जो है, बांग्लादेशी मुसलमान आसाम के लिए समस्या तो है ही, पूरे देश के लिए समस्या है, तो वो एक अलग प्रश्न हो जाता है। लेकिन दूसरी बात, ये प्रश्न इस बात तक सीमित था कि गुवाहाटी के अंदर जो है वो सब्जियों के भाव क्यों बढ़ रहे हैं इतने ज़्यादा। जो रूरल आसाम है वहाँ पर सब्जियाँ, यानी कि लोअर आसाम जो है, जिसमें आप काजीरंगा पार्क वगैरह इत्यादि तक आप जाएंगे, कि जो रूरल आसाम है लोअर आसाम है, उसमें सब्जियों के भाव नहीं बढ़े। लेकिन जो गुवाहाटी के अंदर है वो सब्जियों के भाव बहुत ज़्यादा हैं। तो उसी पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते उन्होंने कहा कि ये जो आढ़तीय हैं, आढ़तियों में मुसलमानों का डोमिनेंस होता है। आप जरा साहिबाबाद सब्जी मंडी चले जाइए, आप फलों के विक्रेताओं को आप ध्यान से गौर से करके देखिए कौन से आढ़तिय हैं। सब्जियों की मंडियों में कौन से आढ़ती हैं जिनका डोमिनेंस है। मुर्गी मंडियों में किनका डोमिनेंस है, जो मछली बाजार में है वो किनका डोमिनेंस है। तो आपको पता लग जाएगा कि किनके कारण, कौन ये आढ़ती और जो बिचौलिए जिनको आप कहते हैं, इन बिचौलियों के कारण बढ़ रहा है। और उसमें दुर्भाग्य से उन्होंने कहा कि इसमें टैक्सी वाला भी है, उबर वाला भी है, रिक्शा वाला भी है, जो ढो करके शहर तक जो सब्जियों को लेकर के आता है। इन लोगों की एक प्रकार की मोनोपोली है। और लेकिन इसके कारण रागी सर ये बताइए, नहीं मैं ये भी पूछ रही हूँ कि महंगाई तो फिर पूरे देश में है ना, तो क्या अब हर चीज के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार माना जाएगा? यहाँ पर सवाल मेरा सीधा सा ये है कि क्या हर चीज के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार माना जाएगा? देखिए प्रतिमा जी, उन्होंने कभी ये नहीं कहा, ये गलत व्याख्या की जा रही है कि मुसलमान जो है वो महंगाई के लिए जिम्मेदार हैं। फिर से आप देखिए, आपने एक फैलेसी दिखाया ना, मैं पढ़ रहा था, मुझे लगता है कि ये गूगल से लेकर के आपने उदाहरण दिया है। फैलेसी का ये इंटरप्रिटेशन नहीं, मैं आपको सच बताता हूँ। इन्होंने कहा कि गुवाहाटी के अंदर क्यों है, तो उस बात का उन्होंने जिक्र करते हुए कहा। और एक दूसरी बात और है
कि देखिए डेंसिटी पॉपुलेशन जो है वो डेंसिटी पर पॉपुलेशन डेंसिटी यदि ज़्यादा होगी तो स्वाभाविक है कि कंजम्पशन वहाँ ज़्यादा होगा, और कंजम्पशन ज़्यादा होगा और प्रोडक्शन कम होगा। प्रोडक्शन और कंजम्पशन के बीच का यदि रेशियो बड़ा होगा तो स्वाभाविक है कि महंगाई बढ़ेगी। बांग्लादेशी मुसलमानों के आने से पॉपुलेशन डेंसिटी आसाम, पूरे आसाम की बड़ी है। अगर इन्फिल्ट्रेशन में इतना बड़ा प्रॉब्लम आसाम का है तो वो आज का नहीं है, वो पुराना प्रॉब्लम है। हम महंगाई पर बात कर रहे हैं ना रागी जी, नहीं तो इन्फिल्ट्रेशन आसाम का आज का प्रॉब्लम नहीं है ना, पुराना प्रॉब्लम है। और इन्फिल्ट्रेशन पर अभी हम बात भी नहीं कर रहे हैं, महंगाई को लेकर उन्होंने जो बात की उस पर हम बात कर रहे हैं। और महंगाई को मुसलमानों से क्यों जोड़ा गया, बात तो उस पर हो रही है। मैं तो आपसे यही कह रहा हूं कि आपने जो चलाया ही है विमर्श, ठीक है, गलत प्रेमाइसेस के आधार पर। ठीक है, इस बीच हमारे साथ कुंवर उमर मोनिस भी जुड़े हुए हैं। ठीक है, उन्होंने बात कुंवर उमर मोनिस, आपने अब तक 2 लोगों के बयान सुने, आप किस तरीके से रिएक्ट करेंगे जिस तरीके से हेमंता बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया, उस पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, ये हेमंत बिस्वा शर्मा जी ने जो बयान दिया ये आपत्तिजनक है, उनको अतिशीघ्र इस पे माफ़ी मांगनी चाहिए। अभी आपने देखा कि 2 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर इंडिया में आए इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने किस तरीके से सऊदी अरब से आए हुए वर्ल्ड मुस्लिम लीग के अल ईसा साहब का कैसे खैर मकदम किया और उनका स्वागत किया, और अल ईसा साहब ने प्रधानमंत्री जी के लिए किस तरह की बातें कही। अगर इस तरीके का रवैया इन सीएम साहब का रहा तो पूरे विश्व पटल पे भारत की बदनामी होगी। ये जो आरती या कोई भी सिस्टम होता है ये सरकारी गाइडलाइन के तहत होता है। सीएम साहब को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने जो बयान दिया ये बिल्कुल नौसिखियापन दिखाता है कि किस तरीके से उनके दिल और दिमाग में मुसलमानों के प्रति नफरत भरी हुई है। जो हालात हैं, आपको उनको किसी भी मंडी में और आढ़त केंद्र पे जाना चाहिए, वो सरकार की गाइडलाइन के तहत होते हैं। आढ़तीय या व्यापारी का उसमें कोई रोल नहीं होता। जो किसान माल लेकर आता है और खरीदार वो आपस में अपना रेट तय करते हैं। उसके बाद जिस तरीके का बयान है निहायत अफसोसनाक है, और ये कहीं ना कहीं विश्व पटल पे भारत की छवि धूमिल करता है। हमें पूरा यकीन है कि माननीय प्रधानमंत्री जी इस पे इनको सख्त निर्देश देंगे कि आइंदा इस तरीके की बातें ना हो, क्योंकि ये देश और दुनिया में भारत की छवि खराब करने वाला। तस्लीम रहमानी सर, आपने भी तमाम बातें सुनी जो हमारे साथ पैनलिस्ट मौजूद है उनकी। वो कह रहे हैं समझने में गलती हुई है, कहने का मतलब कुछ और था, समझने में गलती हुई है। आप समझ पाए हैं क्या हेमंता बिस्वा शर्मा क्या कहना चाह रहे थे? देखिए, मैं 1995 से असम में जाता आता रहा हूं और नॉर्थ ईस्ट के इश्यूज़ को मैं लिखने पढ़ने की समझने की हमेशा कोशिश की है। जहाँ तक मेरे इल्म में है, असम में मियाँ मुस्लिम का मतलब होता है बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम। मियाँ का मतलब ही बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम होता है। तो किसी को भी कोई गलतफहमी इस मामले में होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। अभी प्रबोध साहब शायद बोल रहे थे, वो भी उनका भी तकरीबन यही मतलब था, लेकिन वो ज़रा वर्ड्स को ट्विस्ट कर रहे थे। लेकिन बहुत क्लियर है, मियाँ मुस्लिम का मतलब बंगाली स्पीकिंग मुस्लिम। अब अगर आपको याद है, मतलब ये टमाटर तो दिल्ली में भी 150 रुपए किलो है, तो आप यहाँ भी आप सारे हिंदुस्तान के हर मुसीबत की जड़ मुसलमान को बताना चाहते हैं। कोरोना में भी तबलीगी कोरोना भी आपने ढूंढ लिया था, इसमें भी तो आप जिम्मेदारियां का गोल पोस्ट शिफ्ट करना चाहते हैं, आप करें, जरूर करें, शौक से करें, उससे महंगाई कम नहीं होगी। आप असमी, आप मुसलमानों को डेमोग्राफिक चेंज आप चाहते थे, वहाँ पर एनआरसी करवा लिया आपने। एनआरसी में पता चल गया कि इतने मुसलमान बंगाली स्पीकिंग लोग नहीं रह रहे जितने हिंदू स्पीकिंग रह रहे हैं, तो आपने कहा हम एनआरसी को नहीं मानते। अब आप फिर फॉरेन ट्रिब्यूनल पे आ गए, तो आपने इविक्शन का इशू वहाँ पर ड्राइव चलाया, फिर हजारों कुनबे आपने उजाड़ दिए। अभी आपको मालूम होना चाहिए कि जो वहाँ किसान है लोअर असम में, तो किसान भी मुसलमान है, उसको तो 10 रुपए नहीं मिल रहा टमाटर का 1 किलो। और वहाँ आते हुए जितने आड़तियों की चेन आपने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है अपनी इब्तदाई रिपोर्ट में, आपको मैं सैल्यूट करता हूँ उसके लिए। ये जो आड़तियों की चेन है, ये तो यही सब इनके बीजेपी के सारे लोग हैं, ये आड़ती जो रेट बढ़ाते हैं। फ्लड के आपने आज तक फ्लड को कंट्रोल करने की कोई कोशिश नहीं की है। लोअर असम में कोकराझार से होते हुए पूरा फ्लड का एरिया है जो गुवाहाटी कामरूप तक आता है, तो वहां पर फ्लड की वजह से जो इन्फ्लेशन हो रहा होगा वो भी एक कारण है। लेकिन चूंकि
असम के चीफ मिनिस्टर के पास कोई माकूल जवाब नहीं है, और वो जब भी किसी की कुर्सी हिल रही होती है तो उसे मुसलमान याद आ जाता है। देखिए, हर मुसीबत की जड़ में प्रमोद स्वामी जी आप लोगों को मुसलमान ही नजर आता है, ये तस्लीम अहमद रहमानी साहब कह रहे हैं। एक बात मैं आखिर में एक बात और मैं कह दूं, एक जुमला और अर्ज करना चाहता हूं, एक जुमला कि अभी कल यूरोपियन यूनियन की पार्लियामेंट ने एक इंपीचमेंट रिजोल्यूशन भारत के खिलाफ पास किया है, पूरे भारत के खिलाफ, और उसमें आखिर में एक बड़ा खतरनाक जुमला उन्होंने इस्तेमाल किया है कि भारत में अगर ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता रहा तो हम ट्रेडिंग के बारे में ह्यूमन राइट्स को कंसीडर करके ही ट्रेड करेंगे। ये बड़ा खतरनाक जुमला है। हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे लोगों को सोचना चाहिए कि वो भारत के लिए डिससर्विस ये क्रिएट कर रहे हैं। ये वहां मणिपुर में भी जिसके लिए ये रेजोल्यूशन आया, बीजेपी की सरकार है, वहां भी वीरेंद्र साहब बीजेपी के, वहां भी 2 महीने से वो वायलेंस नहीं रोक पा रहे, वहां कौन सा मुसलमान कर रहे हैं। ये आप इस देश को तोड़ना चाहते हैं, इस देश की इकोनॉमी को बर्बाद करना चाहते हैं। क्या ये मुसलमान हिंदू करते रहते, इसके अलावा आपके पास कोई इशू नहीं है। आपकी कमजोरी है, आपकी राजनीतिक कमजोरी है कि आप जब तक मुसलमान का नाम नहीं लेंगे, आप जो है वो गंभीर आरोप आप लोगों पर लगाए जा रहे हैं। प्रमोद स्वामी जी, इस पर आप पर आरोप जो लग रहे हैं उस पर जवाब जरूर लूंगी कि विफलताओं को छिपाने के लिए आप लोग इस तरीके से बयान देते हैं और हर बार टारगेट पर मुसलमान होते हैं, इस पर बात करेंगे। लेकिन संगीत रागी जी, आपने भी बहुत इंपॉर्टेंट बात कही थी जिस पर मैं आपसे जरूर जानकारी चाहूंगी। आपने कहा था अभी कुछ देर पहले हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान जो हम सुनवा रहे थे, और इसके अलावा जो फैलेसी हमने दिखाई थी जिसको लेकर अभी हम दिखा रहे थे कि इसे मेज के भी 4 पैर होते हैं, और यहाँ पर हमने दिखाया था कि बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं, और आपकी तरफ से कहा गया था कि हमने गूगल से ये ज्ञान लिया। तो मैं चाहूंगी कि आप बताएं इस पर आपका क्या विचार। देखिए, ये बहुत जिसको हम कहते हैं ना, बहुत प्राइमरी लेवल का जो है वो फिलॉसफी से लिया हुआ, जिसके बहुत प्राइमरी बच्चा जिसको कहते हैं ना, सत्य के अन्वेषण की तरह। आज के दिन में रिसर्च मेथोडोलॉजी के बहुत सारे प्रकार आ गए हैं, मिक्स मेथड्स आ गए हैं, एक्सप्लोरेटरी होता है, एनालॉजिकल होता है, कई तरह की चीज़ें आ गई हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि ये बहुत सतही तौर पर दिखाया गया है। ये कोई बचपना जिसको हम कह सकते हैं, इस प्रकार की चीजें इसमें है। अच्छा, मूल बात यह है कि दो आप एनालॉजी जब आप खींचते हैं तो आपको ये भी ध्यान में रहना चाहिए कि हम किस चीज का विश्लेषण कर रहे हैं। हम विश्लेषण कर रहे हैं, आपने कहा कि महंगाई के लिए क्या मुसलमान जिम्मेदार है, न तो मुख्यमंत्री ने ऐसा कहा है। हाँ। क्या कहा है मुख्यमंत्री ने मैंने सुनी टिप्पणी, देखी टिप्पणी, और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक बार सुनवा देते हैं और फिर आप फिर उस पर आप टिप्पणी कीजिएगा। जरा एक बार फिर सुनवाइए, क्या कहा है जरा सुनवाइए, उस पर फिर रागी जी की टिप्पणी। যে আজি যে আজমলেও আমাক ইটিকিং কৰিব পৰা হ'ল, সেইটো আপোনালোকে প্ৰশ্ন কৰাতকৈ আপোনালোকৰ গাত বিন্ধিব লাগিব, মোৰ গাত বিন্ধিব লাগিব। আৰু অসমীয়া ল'ৰাবিলাকে এই কামবিলাক আজুৰি ল'ব লাগিব, কাজিয়া কৰি নহয়, প্ৰতিযোগিতাৰ। 200 জন ড্ৰাইভাৰ যদি আমি প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ, উজনিৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা আহে, মধ্য অসমৰ প্ৰত্যেকটো সমষ্টিৰ পৰা আহে, গুৱাহাটী আমি ক্লিন কৰি দিব পাৰোঁ। ফ্লাইঅভাৰৰ তলত যিমান চব্জি বেপাৰী আছে আমি বেপাৰ কৰিব পাৰোঁ। এতিয়া আপোনালোকে চব্জিৰ দাম লৈ মোক প্ৰশ্ন কৰে, সাধাৰণ কি হৈ আছে, মিয়া বেপাৰীবিলাকে ইয়াততো দামটো বেছি লৈ আছে। শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ ফ্লাইঅভাৰ মই খালী কৰিলোঁ, গুৱাহাটীৰ মই গোটেই ফুটপাথ খালী কৰি দিম, অসমীয়া মানুহখিনি ওলাই আহক। रागी जी, जितना मुझे पता है मियाँ व्यापारी को भी डेरोगेटरी माना जाता है। देखिए, यदि बांग्लादेशी मुसलमान आकर के आसाम में बस जाते हैं और उनके लिए डेरोगेटरी शब्द का प्रयोग किया जाता है तो आपको दुखी होने की आवश्यकता है, ना मुझे दुखी होने की आवश्यकता है। तस्लीम रहमानी यदि दुखी होते हैं तो मैं मुझे कुछ नहीं कहना है। दूसरी बात, उन्होंने साफ साफ कहा कि भाई जो जहाँ सब्जी उपजती है वहाँ से जो सब्जी शहर तक आती है उसके बीच में आढ़तिए हैं, ट्रक ड्राइवर हैं, जिसको आप कहते हैं एक जगह से दूसरे जगह तक लाने के लिए जो कॉस्ट इन्वॉल्व होता है, हो सकता है ये चीफ मिनिस्टर बेहतर जानते होंगे, उनके पास डेटा बेहतर होगा। क्या आढ़तियों की संख्या जो है उसमें मुसलमान ज़्यादा हैं, क्या ट्रकों के ड्राइवर जो हैं या ट्रक ओनर्स जो हैं वो मुसलमान ज़्यादा हैं, और यदि ऐसा है तो इनके बीच में जो एक मुसलमानों से, वही तो कह रहे हैं कि वो दोहरा रहे हैं वही बात, मुसलमानों से इतनी दिक्कत क्या है। अपनी बात पूरी कर लेने दीजिए। उसमें एक व्यक्ति अभी आपके पैनल पर कह रहे थे कि बड़ा सारे सरकार के नियम के अनुसार चलते हैं,
नियम के अनुसार नहीं चलते मैं तो फिर भाई आपसे पूछ रही हूँ है कि आड़ती लोग कैसे स्टॉक। आप अपनी उसी बात को दोबारा दोहरा रहे हैं, आप अपनी उसी बात को दोबारा दोहरा रहे हैं जो आपने पहले कही, और हम बात वही आपसे फिर पूछना चाह रहे हैं। आपने हमारे ज्ञान को गूगल ज्ञान कहा, मैं आपसे वही पूछ रही हूँ। जी 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 तस्लीम साहब जी, मैं इनका ज्ञान बताता हूँ। ठीक है, देखिए पहले तो इन्होंने खुद ही अपनी मेंटेलिटी बता दी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की, कि तस्लीम रहमानी को अगर कोई दुख हो या किसी मुसलमान को दुख हो तो संगीत रागी और उनके पूरे ग्रुप को कोई दुख नहीं है। ये कौन सी भारतीयता इनकी है और कौन सा नेशनलिज्म है ये खुद ही समझते होंगे। यही साहब है। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि बांग्लादेशी मुसलमानों के लिए इनके मन में हमदर्दी है, तो मैं इस पर कुछ नहीं कर सकता। मैंने बांग्लादेशी मुसलमानों की बात की है, मैं भारतीय मुसलमानों की बात मैंने नहीं की है। कर लो ना, एनआरसी को एक्सेप्ट कर लीजिए। मैंने दूसरी बात कही, एनआरसी के अंदर बांग्लादेश में बांग्लादेशी मुसलमान भारत के एनआरसी एक्सेप्ट कर लो ना। वो आज के राजस्थान में भी चले गए हैं, वो कश्मीर तक चले गए हैं, इसीलिए यहाँ पर एक बार फिर से ये क्लियर कर दूं कि ये यहाँ पर बहस का मुद्दा एनआरसी है ही नहीं। बहस का मुद्दा यहाँ पर मुसलमान और महंगाई है, और यहाँ पर बयान दिया गया है असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से। मैं आपको सुनवाती हूँ भारत के एनएसए अजीत डोभाल का एक बयान जो बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, सुनाना। सुनिए जरा। As an inclusive democracy, India has successfully managed to provide space for all its citizens, regardless of their religious, ethnic, and cultural identities. Amongst its numerous religious groups, Islam occupies a unique and significant position of pride, with India being home to the second largest Muslim population in the world. रागी जी, मुसलमान बहुत महत्वपूर्ण। देखिए डोभाल साहब ने जो कहा वो बहुत बड़ी सच्चाई है, लेकिन मेरा फिर वही सवाल होता है, भारत के जितने मुसलमान हैं वो तो रोज कहते रहते हैं कि हाँ इस्लाम खतरे में है, इस्लाम खतरे में है, मुसलमानों के साथ बहुत ज्यादती हो रही है। वो ये नहीं देखते हैं कि मुस्लिम देशों में अल्पसंख्यकों के साथ क्या हो रहा है। भारत के अंदर तो मुसलमान 9.6% आप किंतु परंतु बहुत करते हैं। आप अपनी राय स्पष्ट रखिए ना, किंतु परंतु क्यों है? वो 23% से 2% हो जाता है। तो ये तो तस्लीम रहमानी को सोचना चाहिए ना कि रोज रोज ये नारे लगाते हैं कि हम इस्लाम खतरे में है, भारत के मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, ह्यूमन राइट्स का मामला है। कौन सा ह्यूमन राइट्स का मामला आता है भाई? ये बहुत गैर गंभीर तरीके अपनाए जाते हैं जब बात होते हैं महत्वपूर्ण मुद्दों पर। जब बात आती है तो गैर गंभीर हो जाते हैं नेता। यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं आपको दिखाती हूं क्यों कह रही हूं। मैं ऐसा बता देती हूं कि महंगाई इकोनॉमिक्स के लिए गंभीर चुनौती है। कल वेसिटल जी मैं बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बताना, क्योंकि आम आदमी के लिए गंभीर पीड़ा है, लेकिन राजनीति के लिए महंगाई जादू की छड़ी है। इससे नेता कबूतर को खरगोश भी बना देते हैं। नेता महंगाई पर जब सवाल पूछा जाता है तो कैसे कैसे जवाब देते हैं। कुछ इंटरेस्टिंग बयान अब आपको दिखाना बहुत जरूरी हो जाता है। कौन कौन से मौके थे जब नेताओं ने उल जुलूल बयान दिए हैं, बेतुके बयान दिए हैं, आपको दिखा देते हैं। निर्मला सीतारमण की बात करें, 2019 में इन्होंने कहा मैं इतना लहसुन प्याज नहीं खाती हूं जी। ये निर्मला सीतारमण ने 2019 में कहा। आगे आइए बता देते हैं आपको एक और बयान के बारे में। राहुल गांधी, 2013 की बात है, गरीबी सिर्फ एक मानसिक अवस्था है। ये बयान इनकी तरफ से दिया गया था 2013 में। अब आगे आइए, कपिल सिब्बल का एक बयान 2013 का, देश के गरीब दाल के साथ साथ सब्जी खाने लगे हैं। ये महंगाई पर इनका एक बयान है। इसके अलावा इन्होंने कहा इसलिए अब महंगाई बढ़ गई है क्योंकि दाल के साथ साथ लोग सब्जी खाने लगे। पी चिदम्बरम का 2012 का एक बयान, जनता महंगाई से परेशान नहीं है, ये पी चिदम्बरम ने कहा था। महंगी आइसक्रीम पर खर्च बर्दाश्त, ये भी उनकी ओर से कहा गया। गेहूं 1 रुपए महंगा लेना बर्दाश्त क्यों नहीं है, यह भी इनकी तरफ से कहा गया था। इसके अलावा शरद पवार का 2010 का बयान आपको दिखा रहे हैं। मैं ज्योतिषी नहीं हूं कि महंगाई कब खत्म होगी ये बता पाऊं, तो यह भी इनकी तरफ से एक बयान दिया गया था। तो नेताओं ने कब कब कैसे कैसे बयान दिए हैं महंगाई पर, ये हम आपको बता रहे थे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जो लिस्ट है ये बहुत बड़ी है नेताओं की, और ये छोटी मोटी लिस्ट नहीं है। तस्लीम रहमानी साहब, ये हम बता रहे हैं कि नेताओं की लिस्ट बहुत लंबी है। ऐसा नहीं है कि ये बयान और इस तरीके के बयान किसी एक पॉलिटिकल पार्टी के नेता की तरफ से दिए जा रहे हो। हेलो जी,
नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है कि तमाम महंगाई का जो असर है वो तो आम आदमी के ऊपर पड़ता है, और जो नेता बयान देने वाले हैं चाहे जिस पार्टी के भी हों, उनके ऊपर महंगाई का कोई असर नहीं पड़ता है। ये बात सही है, इसलिए कि उनके पास इतने पैसे हैं कि अगर टमाटर 1000 रुपए किलो भी हो जाए तो नेताजी को फर्क नहीं पड़ेगा, अवाम को फर्क पड़ेगा कि उनके किचन से टमाटर चला जाएगा, और नेताजी इसी किस्म का बयान देके या तो हिंदू मुस्लिम कर देंगे या मजाक उड़ा देंगे गरीब का, कि कह कर के हम प्याज नहीं खाते या 1 रुपए किलो के क्यों नहीं खरीद सकते आइसक्रीम खाने वाले। ये मजाक उड़ा रहा है, अवाम का मजाक उड़ा रहा है। फैक्ट ये है कि तमाम पॉलिटिशियन इस किस्म के, ये जो मिडिल मैन है, जो आड़ती है, उसको ये वो इनका डोनर है इन पॉलिटिकल पार्टीज का, उसको फायदा पहुंचाने के लिए ये गरीब के पेट पे लात मारते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मिडिल मैन जितना रहेगा उतना रेट का लड़ रही थी और आप भी साथ दे रहे थे। किसान आंदोलन के आंदोलन वाला किसान आंदोलन को आड़तियों का फिर से इधर उधर की बात आप लोग करने लग जाते हैं, यहाँ पर इधर उधर की बात करनी ही नहीं है। चलिए, कुंवर उमर बोनिस में आपका रुख करना चाहूंगी, और मैं आपसे जानना चाहूंगी, यहाँ पर बार बार आरोप लगते हैं आड़तियों पर कि मुनाफाखोरी, काला बाजारी, इस तरीके के तमाम आरोप लगते हैं, और इधर अब मुसलमानों का एंगल जोड़ दिया गया है। क्या आप कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दे सकते हैं ये तमाम तरह के जो आरोप लगते हैं उसको लेकर, कि ऐसा नहीं होता या फिर ऐसा कहाँ होता है? देखिए, इसके लिए सरकार को चाहिए कि अपनी नीति और नियत साफ करे। आज पूरे देश में खाली सब्जी मंडी की मार्केट नहीं है, किसी भी लाइन की कोई भी मार्केट हो, चाहे बर्तन की हो, चाहे रेडीमेड की हो, चाहे किराने की हो, आप कहीं भी बाजारों में चले जाइए, चाहे दिल्ली का सदर बाजार हो, चाहे आसाम की मार्केट हो, चाहे लखनऊ की बाजार हो, गहक है नहीं, सन्नाटा पसरा हुआ है, व्यापारियों की बोनी नहीं हो रही है। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने वाला आम व्यापारी आज खून के आंसू रो रहा है। आखिर इसका जिम्मेदार कौन है? इसके लिए सरकार तो पल्ला झाड़ रही है। ये विश्वास शर्मा जी का जो बयान है, ये क्या भारतीय जनता पार्टी का ऑफिशियल बयान है? हमें चाहिए हम सब लोगों को मिलके कि सरकार से मांग करें, आखिर जनता क्यों पिस रही है, जनता की क्या गलती है? आज बाजार में नहीं, देखिए, आप तो पॉलिटिकल बातें करने लगे कुंवर साहब, आप तो पॉलिटिकल बातें करने लगे। मैं पॉलिटिकल जवाब आपसे नहीं चाह रही हूँ, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ऐसा होता है या नहीं होता है? ये जमाखोरी, मुनाफाखोरी, काला बाजारी, ये तमाम चीजें आप नहीं अब प्याज को देखिए, इसके लिए सरकार ने नियम कानून बना रखे हैं, सरकार कार्रवाई करे। किसने मना कर रखा है? अगर आपको तो कैमरा लेके मंडी में जाना चाहिए, किसान और व्यापारी के बीच की जो भी कन्वर्सेशन है वो आपको जनता के सामने रख देना चाहिए। आप ये बताइए ना कि आड़तिये करते क्या है, लेकिन उनको पूरी बात तो सुन लेनी चाहिए। देखिए, आड़तिये कुछ नहीं करते, आड़तिये अपनी एक गवर्नमेंट ने उनको एक जगह दे रखी है, वो वहां पे बैठते हैं। हाँ। जब किसान अपना माल लेके आता है और बायर अपना माल लेके आता है, ले जाने के लिए आता है, तो उनके बीच में जो भी रेट तय होता है उसमें एक 5-6% का जो भी मुनाफा होता है। नहीं, दाम ऊपर नीचे जाने में वो एक फैक्टर है, इतना तो हम भी जानते हैं कि वो एक फैक्टर है, वो एक फैक्टर है, इतना तो हम भी जानते हैं। मैं ये कह रही हूँ कितना बड़ा फैक्टर है, कितना बड़ा रोल अदा करते हैं, ये तो आप बता सकते हैं ना? नहीं, रोल अगर आड़तिये नहीं होंगे तो सरकार का जी बनाने का जो बताता हूं। ठीक है तस्लीम साहब, ठीक है, छोटी सी टिप्पणी करूं प्रतिमा जी, देश की सहूलियत के लिए। ठीक है तस्लीम साहब, किसान इतना संपन्न थोड़ी है कि हमने खबर देखी थी कि नासिक की प्याज नासिक में प्याज लेके किसान मार्केट में पहुंचा, तो उसी जो ऑफिशियल मंडी है स्टेट गवर्नमेंट की, महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट की, उसने 15 दिन के बाद के लिए उसे 3 रुपए का एक चेक दिया। टन्स ऑफ प्याज के लिए उसकी जो टोटल कॉस्ट आ रही थी वो 3 रुपए आ रही थी, और वही प्याज मार्केट में 10 रुपए किलो मिल रही थी। ये किसान खुदकशी नहीं करेगा तो क्या करेगा? आप बताइए, हमारे देश में हर 1 घंटे में एक किसान खुदकशी कर लेता है, आज भी करता है, और उसी विदर्भ में करता है। तमाम जहां भी एग्रीकल्चर हमारा है, वहां तो किसान से ज्यादा, भारत से ज्यादा खुदकशी किसान पूरे देश में, पूरी दुनिया में कहीं नहीं करता। और सबसे बड़ा एग्रो प्रोड्यूसिंग एग्रेरियन कंट्री भारत है। इसके बाद भारत के किसान की हालत क्यों होती है? इसलिए होती है कि मैंने कहा कि ये आड़ती और ये बिचौलिए पॉलिटिकल इनका एफिलिएशन है,
और ये जी, अपने ठीक है, को मोटे डोनेशन देते, ठीक है। साथ ये तस्लीम साहब इस वक्त हमारे साथ प्रमोद स्वामी जी एक बार फिर से जुड़ गए हैं, बीजेपी के प्रवक्ता है, क्योंकि आप लोगों ने तमाम सवाल इनसे पूछे और जवाब लेना बहुत जरूरी हो जाता है। प्रमोद स्वामी जी एक बार फिर से वही सवाल मेरा आपसे है कि जो हिमंता बिस्वा शर्मा ने बयान दिया, तमाम पैनलिस्ट भी आपसे यही सवाल पूछ रहे हैं कि ये पॉलिटिकली सूट करता है, इसलिए कहा गया कि इसके पीछे कोई लॉजिक भी है कि मियां भाई जो है वो महंगाई बढ़ा रहे हैं। देखिए, पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं कि आपने जो कहा कि मियां भाई मुसलमान जो महंगाई बढ़ा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। उन्होंने गुवाहाटी के संदर्भ में एक सवाल के जवाब में ये बात कही, क्योंकि गुवाहाटी में जो सब्जी जो व्यापार है वो मुख्यतः मियां लोगों के हाथ में है। और मियां का मैंने भी जो स्पष्ट किया और तस्लीम साहब ने भी कहा कि मियां शब्द का प्रयोग यहाँ बंगाल मूल के जो मुसलमान भाई हैं उनके लिए किया जाता है, और ये सत्य भी है कि यहाँ का सब्जी बाजार जो है पूरा उनके अधीन है। लेकिन यहाँ उमर साहब ने कुछ बातें कही कि हेमंत बिस्वा शर्मा की वजह से देश की छवि खराब हुई है। तो मैं कहना चाहूंगा कि जब राहुल गांधी जाकर के विदेशों में भारत की सभ्यता, संस्कृति और लोकतंत्र का मजाक उड़ाते हैं, तब क्या देश की छवि खराब नहीं होती? तो भारतीय जनता पार्टी की जो हमारा आइडिया ऑफ इंडिया है वो है एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती और जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट ऑफ नन, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की नीति पे नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है। और हेमंत बिस्वा शर्मा जी नॉर्थ ईस्ट के सबसे पॉपुलर नेता है, और उनको जो मुख्यमंत्री बनाया है वो असम की जनता ने बनाया है। और जो उन्होंने जो मैंने आपके बीच में नहीं बोला, मेरी बात सुन लीजिए, बाद में आप जवाब दीजिएगा। और जो आज आप कहते हैं कि मुसलमान मियां लोग हैं, उन लोगों ने हमारे सत्र की माटी पे कब्जा किया, हमारे वनांचल की माटी पे कब्जा किया, और जो हमारी जो आर्थिक जो देखिए, इस देश में जिन 753 चीजों के आधार पर सरकार महंगाई मापती है उसमें मुसलमान तो कहीं पर भी नहीं है, और मैं आप सभी को बता दूं। और ऐसे में अगर आपको कष्ट उन मुसलमानों से है जो आपके हिसाब से गैर जरूरी तरीके से इन्फिल्ट्रेशन करके असम की सीमा में दाखिल हुए हैं, तो आप तरीका अपनाइए ना। किसने आपको रोका है? आप उन्हें बाहर कीजिए, असम से बाहर कीजिए। इन्फिल्ट्रेशन तो हर बार असम के चुनाव में एक सबसे बड़ा मुद्दा रहता है, किसने आपको रोका है? लेकिन आप उनको कहेंगे कि उन्होंने महंगाई बढ़ाई है, और आप फिर डिबेट्स पर आके सफाई देंगे कि हमने समझने में गलती की है। नहीं, बिल्कुल नहीं सर, ये जायज नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम पैनलिस्ट का इस चर्चा में शामिल होने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया।